खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंशु पवार। स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। ये बुलेटिन खास इसलिए है क्योंकि दुनिया के साथ साथ देश में क्या कुछ चल रहा है, उन तमाम बड़ी खबरों का जायजा आपको हमारे रिपोर्टर्स देंगे। तो चलिए सीधा रुख कर लेते हैं अपने तमाम रिपोर्टर्स का। हमारे साथ देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ गए हैं। अनीशा दीक्षित दिल्ली एनसीआर की खबरों का जायजा देंगे। पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ होंगे लखनऊ से। साथ ही साथ श्रीकांत प्रत्यूष एडिटर है, रेजिडेंट एडिटर बिहार से हमारे साथ जुड़ेंगे। भोपाल की खबरों का जायजा देंगे शरद व्यास। तो चलिए सीधा करेंगे श्रीकांत प्रत्यूष का। श्रीकांत, जिस तरह से कोरोना का लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, बिहार में फिलहाल किस तरह की स्थिति बनी हुई है और क्या कुछ और बड़ी खबरें होंगी जिस पर आज नजर बनी रहेगी? देखिए, प्रवासी मजदूरों और छात्रों को लाने का काम शुरू हो गया है। आपको पता है अब तक 85,000 से ज़्यादा प्रवासी मजदूर और छात्र लाए गए हैं वापस, जिनमें से 13,000 तो छात्र हैं। तो इनके आने के साथ ही कोरोना का संक्रमण बढ़ने लगा है। जो खबर आ रही है कि हर रोज़ 2 डिजिट में कोरोना का संक्रमण का मामला सामने आ रहा है और अब बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंच गई है 571 पर। तो 571 कोरोना संक्रमित हैं बिहार में। और संतोष की बात यही है कि जो कोरोना मरीज हैं उनके स्वस्थ होने की रफ्तार भी उसी तरह है और अब तक करीब 267 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कल 45 लोग स्वस्थ होकर निकले थे। तो स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या भी ठीक ठाक है और स्वास्थ्य महकमा का कहना है कि जो संक्रमित लोग हैं उनमें से जो स्वस्थ हो रहे हैं उनका प्रतिशत जो है 45% है। तो संतोषजनक है। लेकिन जिस तरह से संक्रमण तेज रफ्तार से बढ़ रहा है, ये चिंता बढ़ाने वाली बात है। आज भी 15 ट्रेनों से 18,000 प्रवासी मजदूर आने वाले हैं। अब छात्रों को लाने का काम पूरा हो चुका है, प्रवासी मजदूरों को लाने का काम शुरू है। कल भी 2 दर्जन ट्रेनें आई थी बिहार और उसमें भी 20,000 से ज़्यादा मजदूर आए थे। आज 18,000 मजदूर आ रहे हैं और इस बीच खगड़िया जिले से 222 मजदूर वापस तेलंगाना चले गए हैं और इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव जो विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने इसे सरकार द्वारा प्रायोजित रिवर्स माइग्रेशन स्कीम करार दिया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकारें, देश भर की सरकारें अपने अपने मजदूरों को अपने घर ला रही हैं, उनकी देखभाल कर रही हैं, वहीं बिहार सरकार ने रिवर्स माइग्रेशन का प्रोग्राम शुरू कर दिया है, यानी यहाँ से बाहर मजदूरों को भेजना शुरू कर दिया है। तो सुशील मोदी ने जवाब दिया है कि अगर आप अपने शासनकाल के आंकड़े को बताएं कि उस समय कितने मजदूर बिहार से बाहर काम करते थे, तब पता चलेगा। सत्ता पक्ष का कहना है कि बिहार से मजदूर बाहर काम करने शुरू से ही जाते रहे हैं, ये परंपरा रही है और उनको रोका नहीं जा सकता है। और जो लोग जाना चाहते हैं उनको भी रोका नहीं जा सकता। तो 222 मजदूर खगड़िया जिले से वापस चले गए हैं तेलंगाना। तो इसको लेकर राजनीति बहुत तेज हो गई है और महामारी कानून एक्ट लागू है बिहार में और इस एक्ट के तहत सभी निजी अस्पतालों को, क्लिनिक्स को खुला रखना है, सबका इलाज करना है। लेकिन कोरोना का डर इतना सता रहा है डॉक्टरों को कि कोई भी गैर सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं हो रहा है गैर कोरोना मरीजों का। तो 5,000 से ज़्यादा जो निजी क्लिनिक्स हैं, अस्पताल हैं, वो बंद हैं और इससे गैर कोरोना मरीज काफ़ी संकट में हैं, जिनको किडनी की बीमारी है, जिनको लीवर की बीमारी है, जिनको कैंसर की बीमारी है, जिनका ब्लड प्रेशर हाई है, वो सब संकट से जूझ रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि कोरोना का ज़्यादा हमला उन्हीं लोगों पर होता है जिनको हार्ट की बीमारी हो, किडनी की बीमारी हो, लीवर की बीमारी हो। और अब तक आप देखेंगी देश दुनिया के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें से ज़्यादा वैसे ही कोरोना मरीज मरे हैं जिनको हार्ट या किडनी की बीमारी थी। तो इन लोगों की चिंता बढ़ गई है कि गैर सरकारी अस्पतालों में उनका इलाज नहीं चल रहा है और बिहार के सरकारी अस्पताल सब कोरोना अस्पताल बन गए हैं। एक अस्पताल था IGIMS जिसको गैर कोरोना बनाया गया था, लेकिन वहाँ के भी 7 स्वास्थ्यकर्मियों के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद अस्पताल को बंद कर दिया गया है। वहाँ के डॉक्टर भी डरे हुए हैं और कोई डर से वहाँ गैर कोरोना मरीज जा नहीं रहा है। तो गैर कोरोना मरीजों के सामने सबसे बड़ी संकट है कि वो जाए तो जाए कहाँ, इलाज कहाँ कराए। IMA के प्रेसिडेंट है अमरकांत झा अमर, उन्होंने कहा कि IMA ने शुरू से ही निर्देश दे रखा है कि आंशिक रूप से OPD सेवाएं इस संकट काल में भी जारी रखना है, अस्पताल खुला रखना है। लेकिन डर से नहीं आ रहे हैं डॉक्टर और उनकी मांग ये भी है कि जिस तरह से सरकार ने सरकारी डॉक्टरों के लिए
50 लाख का बीमा का प्रावधान किया है, उसी तरह से निजी क्लिनिकों, निजी अस्पतालों के डॉक्टरों के लिए भी बीमा का प्रावधान किया जाना चाहिए, तभी डॉक्टर ड्यूटी पर आएंगे। लेकिन राज्य सरकार का कहना है कि पहले निजी क्लिनिक खुले, वहाँ पर काम शुरू हो, तब उनके बीमा पर विचार किया जाएगा। तो आपस में अड़े हुए हैं, दोनों भिड़े हुए हैं, राज्य सरकार और निजी क्लिनिक और निजी अस्पताल वाले, और गैर कोरोना मरीज पिस रहे हैं। और इस बीच मैं बता दूंगा आपको कि आरक्षण को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट का हाल में जो आरक्षण पर फैसला आया था, उसको लेकर यहाँ पर जो दलित नेता हैं, जो दलित विधायक हैं सभी दलों के, उन्होंने कल बैठक की थी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुखालफत की थी। तो उसको लीड कर रहे थे जेडीयू के, यानी सत्ताधारी दल के विधायक, मंत्री हैं बिहार सरकार में, उद्योग मंत्री श्याम रजक। तो प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया है और इस सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण पर हाल में दिए गए फैसले का विरोध किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस डिटेल्ड जानकारी के लिए। लेकिन दिल्ली एनसीआर में आज किस तरह की हलचल देखने को मिल सकती है, जान लेते हैं अनीशा से। अनीशा, जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अब जो दिल्ली सरकार के आंकड़े हैं वो मौजूदा आंकड़ों से जुदा होते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से अब डेड बॉडीज को के क्रियाक्रम और उनको दफनाने का जो प्रक्रिया है, अब वो आगे बढ़नी शुरू हो गई है, लेकिन दिल्ली सरकार के आंकड़े मौजूदा आंकड़ों से जुदा आ रहे हैं। फिलहाल किस तरह की जानकारी इस बारे में मिल पा रही है, क्योंकि ये काफी बड़ा चिंता का विषय बनता जा रहा है? दिल्ली में कोरोना वायरस की बात करें तो आपको बता दें, जो ताज़ा आंकड़े बता रहे हैं दिल्ली सरकार की तरफ से, वो आपको बता दें 6,318 जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं उनकी 6,318 तक आंकड़ा ये पहुंच गया है और मरने वालों की संख्या 68 हो गई है। और दिल्ली सरकार का जो कह सकते हैं कि जो आंकड़ा वो बताया जा रहा है, उसमें अभी तक 2020 लोग रिकवर हो चुके हैं। वहीं अगर अंशु दिल्ली के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि बीते रात को जो लोग कई देशों में फंसे हुए थे, जो भारत आना चाह रहे थे, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर लॉकडाउन की स्थिति जो बन गई थी उस वजह से नहीं आ पाए, तो आपको बता दें कि एयर इंडिया मिशन वंदे भारत जो शुरू हुआ है, जो लोग भारत के जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं, उनको लाया गया है बीती रात। और वहीं आपको बता दें सिंगापुर से दिल्ली वाले जो दिल्ली के लोग हैं उनको लाया गया है। वहीं अगर आज की भी बात करें तो आपको बता दें कि रियाद की बात करें, वहां पर भी कई लोग फंसे हुए हैं, जिसको आज कहीं ना कहीं जो फ्लाइट है वो टेक ऑफ कर चुकी है और कल जो दिल्ली के लोग हैं वो यहां पहुंचने वाले हैं। वहीं अगर जो लोग दिल्ली बीती रात पहुंचे हैं तो आपको बता दें उनकी पूरी तरह से स्क्रीनिंग की गई है कि किसी भी तरह के उन्हें कोई मेडिकल प्रॉब्लम ना हो, वो पूरी तरह से जांच की गई है उस चीज की। वहीं उन लोगों को साफ तौर पर कहा गया है स्ट्रिक्ट होकर कि किसी भी तरह का बाहर आवाजाही ना करें और 14 दिनों तक क्वारंटीन में रखा गया है उन्हें। वहीं अगर दिल्ली सरकार के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि जिस तरह से हमने बीते दिनों में देखा था कि औरंगाबाद में किस तरह से जो प्रवासी मजदूर हैं, रेलवे ट्रैक के बीच में हमने देखा था कितनी दुर्घटना हुई थी, वो उसी के देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि आज से जो भी मजदूर दिल्ली में फंसे हुए हैं, जो अपने अपने घर जा रहे हैं ट्रेनों के द्वारा, तो वो पूरा खर्चा, जो भी ट्रेन टिकट्स हैं, जो भी ट्रेन का किराया है, वो दिल्ली सरकार उठाएगी। तो ये कहीं ना कहीं जो दिल्ली सरकार ने ये कदम उठाया है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो प्रवासी मजदूर हैं कई जद्दोजहद कर रहे हैं, कभी काफी मशक्कत कर रहे हैं अपने घर जाने के लिए, उनके लिए काफी राहत भरी खबर है ये। अंशु, ठीक है अनीशा, ये एक महत्वपूर्ण आंकड़ा आपने दिया है। 3018 लोग दिल्ली में संक्रमित हैं और लगातार जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं लोग, उनकी भी राज्य में वापसी की जाएगी। इसको लेकर भी सरकार सजग नजर आ रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश से हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। पंकज, जिस तरह से कोरोना का तो लगातार इम्पैक्ट हम देख ही रहे हैं, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो हैं वो अपनी कोर टीम के साथ हर रोज समीक्षा बैठक करते हैं। जो दूसरे राज्यों में मजदूर फंसे हुए हैं, छात्र फंसे हुए हैं, उसको लगातार पहले ही दिन से हम देख रहे हैं कि योगी सरकार काफ़ी सीरियस है इस मिशन को लेकर और लोगों की वापसी कराई जा रही है। बाकी राज्यों से अब तक कितने लोग वापस आ चुके हैं और आगे की प्रक्रिया किस तरह की होगी? अंशु, देखिए, अब तक 68 ट्रेनों से जो राज्यों में फंसे हुए थे, महाराष्ट्र, सूरत या फिर पंजाब से, उनकी लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इतने ट्रेनों से लोग आ चुके हैं। लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश के बड़े पैमाने पे, चाहे वो सूरत हो या महाराष्ट्र हो या पंजाब हो, वहाँ फंसे हुए हैं। वंदे भारत मिशन के तहत जो परसों से भारत सरकार ने जो पहल की थी, जो अप्रवासी भारतीय विदेश में फंसे हुए थे लाने के लिए, उसकी पहली खेप आज लखनऊ भी पहली फ्लाइट शारजाह से आएगी। करीब 9 बजे करीब 200 लोग हैं
सरकार ने उसके लिए व्यवस्था लखनऊ जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश का नागरिक उड्डयन विभाग के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी की है। एयरपोर्ट की सभी की थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद भुगतान के आधार पे जिनको लखनऊ से जिनका बाहर घर है उनको टैक्सी भुगतान के आधार पर टैक्सी से भेजा जाएगा और 14 दिन वहां पे क्वारंटीन उनके गृह जनपद में किया जाएगा। लेकिन जो लखनऊ के हैं उनको लखनऊ के एक होटल की क्राइटेरिया बनाई गई है 1, 2, 3 हज़ार में उनको 14 दिन जिनकी निगेटिव रिपोर्ट आएगी उन होटलों में उनको क्वारंटीन किया जाएगा। जबकि अगर किसी को लक्षण आएगा तो तत्काल वहां से आइसोलेट हॉस्पिटल जो कोविड-19 के लिए नामित हॉस्पिटल है वहां एडमिट किए जाएंगे। थोड़ी देर के बाद शारजहां से पहली फ्लाइट लखनऊ की आएगी। इसके अलावा और भी कई देशों में उत्तर प्रदेश के निवासी फंसे हुए उनको भी लाने की पहल शुरू हुई है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा बढ़ करके 3250 हो गया है। कल लखनऊ के 2 हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है, एक विवेकानंद और इसके साथ साथ रानी लक्ष्मीबाई हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है क्योंकि उन दोनों हॉस्पिटलों में जानकारी नहीं थी। एक गर्भवती महिला को कोरोना संक्रमित था, उसको डिस्चार्ज करने के बाद उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, उसके बाद विवेकानंद हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है 3 दिनों के लिए। जबकि हजरतगंज में रानी लक्ष्मीबाई हॉस्पिटल को भी सील कर दिया गया है। मुख्यमंत्री थोड़ी देर में वर्तमान हालात 24 घंटा में क्या स्थिति है, जो विदेश से आ रहे हैं उनकी क्या व्यवस्था की गई है, जो अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं चाहे सूरत, मुंबई या फिर पंजाब या हरियाणा उनको लाने की और व्यवस्थाएं क्या सरकार करे कि जल्द से जल्द बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के जो प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हैं वो पहुंचे। लेकिन इन मजदूरों की समस्या उत्तर प्रदेश के घर पहुंचने भर की से हल होने वाली नहीं है। ये योगी आदित्यनाथ को पता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, तो उन्होंने अपना एक प्लान तैयार किया है कि इन श्रमिकों को यहीं पे रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके लिए ग्राम विकास, मनरेगा जो पंचायती राज है और कई विभागों के साथ बैठ करके इस मुद्दे को लेकर के लगातार बैठक हो रही है कि कैसे रोजगार का सृजन किया जाए कि दोबारा इनको फिर से किसी अन्य राज्यों में मजदूरी, रोजगार या ऐसे कारणों से न जाना पड़े, इनको उत्तर प्रदेश में मिल जाए। इसको लेकर के भी बैठक होनी है। इसके साथ साथ जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनमें भी कोविड-19 इलाज के लिए मानक तय किए जा रहे हैं क्योंकि उनको भी सरकार ने कोविड-19 के लिए कई ऐसे हॉस्पिटल हैं जिसको नामित करने की तैयारी की है। साथ साथ जो तीनों जोन में जो जिले बांटे गए थे उसकी भी वर्तमान समीक्षा करेंगे क्योंकि कई जिलों में कोरोना संक्रमित के मरीज बढ़े हैं, कुछ ऐसे जिले हैं जहां कम भी हुए हैं। लेकिन वर्तमान हालात उत्तर प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था पटरी पे कैसे आई है सबसे बड़ी चिंता की बात है। इसको लेकर के भी बैठक तीनों जोनों में ढील जरूर दी गई है और ढील देने पे सरकार विचार करेगी कैसे पटरी पे अर्थव्यवस्था आए, कैसे आम लोगों की जो जिंदगी है जो 40 दिन से कैद है उसको कैसे पटरी पे लाया जाए। जो मजदूर आ रहे हैं वो घर पे आ रहे हैं क्योंकि वो जब मजदूरी नहीं कर रहे थे, बैठे हुए थे, तो उनके पास भी आर्थिक स्थिति उतनी बेहतर नहीं है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के मुख्यमंत्री ने बैठक करने जा रहे हैं। खास करके उत्तर प्रदेश में जो श्रम कानून में बदलाव किया गया उसको लेकर के भी सियासत तेज हो गई है। प्रियंका गांधी के साथ साथ अखिलेश यादव ने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा है और उन्होंने मजदूरों की अहित करने की बात सरकार पर आरोप लगाते हुए जो कानून बदला गया है उसको लेकर के हमला बोला है। तो वहीं सरकार की तरफ से ये कहा गया है चूंकि जो मजदूर आ रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार कैसे मिले, इसको देखते हुए सरकार ने संशोधन किया है कि प्रदेश में औद्योगिक इकाइयाँ चालू हों और आए जिससे इनको रोजगार मिले। लेकिन ये तय है जिस तरीके से श्रमिकों के रोजगार को देखते हुए जिस तरीके से श्रम कानून में संशोधन किया गया उसको लेकर के सियासत और तेज होती जा रही है। रिपोर्टर्स लाइव आप देख रहे हैं। सीधा रुख कर लेते हैं मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता शरद व्यास हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। शरद, जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि औरंगाबाद में जो रेल हादसा हुआ था उसमें 16 मजदूरों के शवों को आज वापस लाया जाएगा जबलपुर। ऐसे में जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने उद्धव ठाकरे और साथ साथ पीयूष गोयल से भी रेल व्यवस्था को लेकर बातचीत की थी। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, कब तक शवों की वापसी हो पाएगी? देखिए, आज का समय तय किया गया है। औरंगाबाद की घटना दुखद है। इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व में ही कई घोषणा कर चुके हैं कि 5-5 लाख रुपए जो मृतक है उनको दिए जाएंगे, जो घायल है उनका उपचार बेहतर किया जाएगा। उद्धव ठाकरे ने भी अपने स्तर पर जो आर्थिक मदद देनी है वो उनके स्तर पर उन्होंने दी है, चूंकि जालना के क्रिस्टल फैक्ट्री में वो काम करते थे।
आज इनके सभी के शवों को मध्य प्रदेश लाया जाएगा और अलग अलग जगहों पर जहाँ जहाँ के शव है, उमरिया खासतौर पर जो बड़े जगह है वहाँ के रहने वाले हैं, तो इसीलिए उन जगहों के स्थानीय कलेक्टर्स हैं उनको निर्देशित किया गया है कि बेहतर व्यवस्था करें ताकि किसी प्रकार की कोई परेशानी इनके परिजनों को भी ना हो और शव के अंतिम संस्कार में भी कोई परेशानी ना हो। तो ये सबसे बड़ी खबर के रूप में आज मध्य प्रदेश में देखी जा सकती है। कोरोना के दृष्टिकोण से देखिए तो मध्य प्रदेश में 3341 टोटल मरीज अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 200 लोगों की इस वक्त तक मौत हो चुकी है और लगातार जो रेड जोन है उसमें जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। हालांकि ठीक होने वालों की संख्या भी तकरीबन 1200 से ऊपर अब तक निकल चुकी है, यानी कि लगभग 45% के आसपास रिकवरी अभी तक मरीजों की हुई है टोटल मरीजों में से, तो एक बेहतर साइन भी माना जा सकता है। क्योंकि लंबे समय तक अब शैक्षणिक संस्थानों को बंद नहीं रखा जा सकता, इसलिए तय किया गया है। राज्यपाल ने एक 6 सदस्यीय टीम बनाई थी जिसमें 6 पेज की एक रिपोर्ट तैयार हुई है। इसमें तय किया गया है कि 20 जून के बाद जो कॉलेज का सत्र है वो शुरू किया जाएगा, महाविद्यालयीन सत्र शुरू किया जाएगा और इस सत्र के साथ साथ ही आगामी कैलेंडर, जो इसको वार्षिक कैलेंडर कहा जाता है, उसके माध्यम से पढ़ाई की जाएगी। एक मध्य प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला ये भी लिया है, चौथी बड़ी खबर के रूप में से देखा जा सकता है कि दूरदर्शन के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से वो अब स्कूल के बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे। इसमें 11 अप्रैल से लेकर 30 जून तक की तारीख तय की गई है, जिसमें ये तय किया गया है कि सभी को 1 घंटे की 10वीं को 1 घंटे की और 12वीं को 1 घंटे की पढ़ाई टेलीविजन यानी दूरदर्शन के माध्यम से कराई जाएगी ताकि ग्रामीण क्षेत्र के जो विद्यार्थी है उनको मदद मिल सके, उनकी पढ़ाई में किसी प्रकार का नुकसान ना हो। ये महत्वपूर्ण खबरें हैं, 4 महत्वपूर्ण खबरें हैं जिसके ऊपर जनतंत्र टीवी की नजर है। जी ठीक है, आगे भी आप नजर बनाए रखिएगा। शरद आपसे दोबारा जुड़ेंगे और अपडेट लेंगे। लेकिन श्रीकांत, जिस तरह से जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उन्होंने एक बार फिर से कल ये साफ कर दिया है कि लॉकडाउन में छूट परिस्थिति और समय के हिसाब को देखकर की जाएगी। और क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं हेमंत सोरेन ने? देखिए, पूरे देश में लॉकडाउन के बीच छूट दी गई है, बिहार में भी दी गई है। बिहार में ऑटोमोबाइल्स के शोरूम खुल गए हैं, गैराज खुल गए हैं, दुकानें खुल गई हैं। लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ कर दिया है कि लॉकडाउन में अभी फिलहाल झारखंड में कोई छूट नहीं दी जाएगी। तो पूरी तरह से बंदी है झारखंड में, लेकिन इसके बावजूद कोरोना का संक्रमण रुक नहीं रहा है और वहाँ पर पहली बार एक साथ 22 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं शुक्रवार को। तो सरकार के हाथ पांव फूल रहे हैं कि इतने ज़्यादा तादाद में कैसे कोरोना संक्रमित सामने आ रहे हैं। आपको पता है कि प्रवासी मजदूरों का झारखंड में भी आने का सिलसिला शुरू हो गया है और प्रवासी मजदूरों से संक्रमण फैलने का खतरा भी है। तो झारखंड में पहली बार इतना ज़्यादा संक्रमण देखा गया है और इसके साथ ही झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या 153 पर पहुंच गई है। लेकिन राहत वाली बात यह है कि अभी तक लगभग 52 मरीज ठीक हो गए हैं, यानी स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या भी ठीक ठाक है, 40% है। तो झारखंड सरकार इसी को सफलता बता रही है। और सबसे खास बात यह है जो ध्यान देने वाली है कि पूरे देश में, झारखंड में ही नहीं पूरे देश के जो आदिवासी इलाके हैं वहाँ पर कोरोना का एक भी केस सामने नहीं आया है। तो जो समाज पर शोध करने वाले वैज्ञानिक हैं उनका कहना है कि आदिवासियों के रहन सहन, खान पान पर अगर रिसर्च किया जाए, जो खाते हैं, जो वो पीते हैं, उस प्रोडक्ट का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार किया जाए और लोग उसका इस्तेमाल करें तो शायद कोरोना जैसे खतरनाक महामारी से बच सकते हैं। तो आदिवासी बिल्कुल संक्रमित नहीं है। झारखंड में भी जहां भी संक्रमण के मामले सामने आए हैं वो शहरों के हैं। रांची सबसे ज़्यादा संक्रमित है, हिंद पीढ़ी में 92 से ज़्यादा मरीज पाए गए हैं। एक मोहल्ला है रांची का हिंद पीढ़ी जहां पर आंकड़ा 100 के करीब पहुंचने वाला है। बोकारो में ज़्यादा संक्रमण है और अब जो ये मिले हैं 22 लोग संक्रमित, इसमें 20 लोग गढ़वा जिले के हैं, एक जिले के हैं। तो सरकार की चिंता बढ़ रही है और सरकार मानकर चल रही है कि जो प्रवासी मजदूर छात्र आ रहे हैं उनसे संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। देखिए, समझनी होगी बात, क्यों मजदूरों की वजह से, प्रवासी छात्रों की वजह से संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। जो भी बाहर से जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, जो छात्र आ रहे हैं, उनका जो स्क्रीनिंग हो रहा है केवल थर्मल स्क्रीनिंग हो रहा है। थर्मल स्क्रीनिंग से केवल टेम्परेचर नापा जा सकता है और जिसको कोरोना है जरूरी नहीं है कि उसका टेम्परेचर हाई हो।
ये भी जरूरी नहीं है कि अभी 2 दिन पहले या 3 दिन पहले संक्रमित हुआ हो तो थर्मल स्क्रीनिंग से कुछ पता चल पाएगा। तो जो स्क्रीनिंग हो रहा है वो तो कोई काम का नहीं है, और इस वजह से संक्रमण का खतरा बढ़ा हुआ है क्वारंटाइन सेंटर में, क्योंकि सब आने वाले लोग बाहर से जो भी हैं उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा जा रहा है। स्क्रीनिंग उनकी प्रॉपर हो नहीं रही है, जांच प्रॉपर हो नहीं रही है। ऐसे में संक्रमण का खतरा सबसे ज़्यादा क्वारंटाइन सेंटर में बढ़ा है। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा जो संक्रमण की रिपोर्ट आएगी, मामले आएंगे, वो क्वारंटाइन सेंटर से आएंगे, क्योंकि क्वारंटाइन सेंटर में रहने की जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं है, आइसोलेशन में नहीं रखा गया है। सब लोग एक साथ एक रूम में 10 लोग सो रहे हैं, साथ बैठ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का या फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो आइसोलेशन सेंटर है, जो कोरोना के क्वारंटाइन सेंटर हैं, वहाँ से ज़्यादा मामले सामने आएंगे और वही सरकार के लिए चुनौती बनेंगे। तो झारखंड सरकार इस पर भी विचार कर रही है। बिहार सरकार ने भी जिला स्तर पर जो क्वारंटाइन सेंटर हैं उनको अपग्रेड करने का फैसला लिया है। तो अपग्रेड करने का मतलब ये हुआ कि आइसोलेशन में सबको रखा जाए, और आइसोलेशन में लाखों लोगों को रखा जाना बहुत आसान काम नहीं है। उनके आइसोलेशन में रखने की व्यवस्था करना, उनके खाने पीने की व्यवस्था करना, और साथ साथ उनको रोजगार देने की व्यवस्था करना, ये सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। तो बिहार में 2 लाख से ज़्यादा प्रवासी मजदूर आ चुके हैं, झारखंड में भी 1.5 लाख से ज़्यादा प्रवासी मजदूर आ चुके हैं। तो इनको क्वारंटाइन में रखना, इनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करना, साथ ही इनके लिए आने वाले दिनों में रोजगार देने की व्यवस्था करना बिहार झारखंड दोनों सरकारों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनने जा रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं श्रीकांत आप। जिस तरह से कोरोना का संकट देश में देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ दुनिया में भी ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, और ऐसे में तमाम राज्य सरकारों के लिए एक चुनौती का विषय बना हुआ है। तो ये तमाम खबरें थी जो आज फोकस में बनी रहेंगी। हमारे रिपोर्टर्स ने इसकी जानकारी आपको दी। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम रिपोर्टर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।